हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट पे मूव करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, या क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन सी होती है और सर्वर साइड लैंग्वेज कौन सी होती है। क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके लिए हमें किसी भी जो है ना सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं होती उन फाइल्स को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आई और मैंने एक फाइल बनाई जिसकी एक्सटेंशन है HTML, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि ये रहा मेरे पास सेंटेक्स, ठीक है। तो मैंने आके जस्ट एक हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब इस फाइल को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, या इसको ओपन करना है, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर सकती हूँ क्रोम के ऊपर, ठीक है। मुझे किसी भी सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है इस फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक हो गया, इसके कोड को ओपन करने के लिए। लेकिन अगर सिमिलरली मैं यहाँ आके एक और फाइल बना लेती हूँ जिसकी एक्सटेंशन में रख देती हूँ index.php। अब इसकी एक्सटेंशन चेंज होगी, इसकी एक्सटेंशन क्या बन गई है, PHP, ठीक है। सेम कोड जो मैंने यहाँ पे दिया है मैं इस पूरे को कॉपी करती हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ आके इस कोड को पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रखा, जस्ट इंस्टेड ऑफ द एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटेंशन है, ये जो फाइल है, अब अगर मैं जाके यहाँ पे इस PHP की फाइल को ओपन करती हूँ, ठीक है, तो ये सीधा मेरे जो कोड है उसको ओपन कर रहा है। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करती हूँ और मैं कर देती हूँ ओपन विद, ठीक है, लेट से इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी ये मुझे कोड ही दिखा रहा है, उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। द रीजन इज कि यहाँ पे एक्सटेंशन यूज हुई हुई है PHP, और PHP एक क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं है। PHP जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, और सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए मुझे एक सर्वर की रिक्वायरमेंट लाइक लाजमी होती है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, मुझे जैम सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं जैम को ओपन करूंगी, ठीक हो गया। जैम के पास दो मॉड्यूल्स होते हैं, एक होता है अपाची, एक होता है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इज योर डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस को अगर आपने कनेक्ट करना है आप इसको लगाओगे। और अपाची का क्या पर्पस होता है, आपने जो भी फाइल जिसको आपने चलाना होता है जो PHP की होती है एक्चुअली, यानी कि अब मैंने यहाँ पे आकर ये PHP की फाइल है, मुझे इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इसको यहाँ से किधर रखना पड़ेगा, इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। लोकेशन क्यों, क्योंकि जब आप जैम को डाउनलोड करते हो आपके सी के फोल्डर में एक जैम के नेम का फोल्डर आ रहा है, नजर आ रहा है। यहाँ पे जैम्प आपका इंस्टॉल है, आपको जैम्प को जैसे ओपन करोगे जैम्प में एक फोल्डर होता है htdocs के नेम से। htdocs का फोल्डर वो होता है जिसके अंदर आप आके सारे अपनी फाइल्स रखते हो जो कि PHP की होती है और आप उनको चलाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फोल्डर को ओपन करूँ, ये देखें इसमें PHP सारी PHP की फाइल्स हैं, कुछ ये भी है, मैं ओपन करती हूँ, ये PHP की फाइल्स हैं। तो अगर मुझे अपनी उस फाइल को चलाना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर अगर मैं अब इस htdocs को ब्राउजर पे ओपन करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से इस अपाची को क्या करूंगी, स्टार्ट करूंगी। देन मुझे MySQL को भी स्टार्ट करना होता है, तो मैंने इन दोनों पोर्ट्स को एक्चुअली स्टार्ट कर दिया जो कि अपाची की और MySQL है। अब अपाची के जैसे ही आप एडमिन के बटन पर क्लिक करते हो तो ये जो htdocs का फोल्डर है ये देखें, ये अब आपके क्रोम पे खुल गया है, नजर आ रहा है। ये फोल्डर फ्लिप जिप, मरियम कलेक्शन एंड सो ऑन। फ्लिप जिप, मरियम कलेक्शन, ये आ गया। ये दो जो है ना, ये RAR की एक्सटेंशन और ये जिप फाइल है। जिप फाइल पे जब आप क्लिक करते हो ये डाउनलोड हो जाती है यहाँ पे, तो उसको आपको नहीं क्लिक करना। जो आपके पास अनजिप फाइल्स हैं आप अगर उनको क्लिक करते हो तो वो वाली फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी, या वो एक्चुअली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मुझे इस फाइल को चलाना है, ठीक है, ऑन क्रोम, जो कि मेरी है डेस्कटॉप के ऊपर, ये पड़ी है index.php की फाइल, तो मुझे यहाँ से इसको करना पड़ेगा कट, और मुझे सी में रखना पड़ेगा इसको जैम के अंदर। जैम में htdocs के अंदर आके ये फाइल रखनी पड़ेगी लाइक दिस, सी। अब मैं यहाँ आऊंगी, यहाँ आके मैं इसी लोकल होस्ट को इंटर करती हूँ, रीलोड करती हूँ, ये देखें अब वो मेरी हेडिंग वाली इंडेक्स की फाइल ओपन हो रही है, राइट। तो मतलब अब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, वो मुझे कोड नहीं दिखा रहा, PHP की फाइल मेरी जो है वो चल रही है। मैंने इसको कहाँ रखा है, सी में, जैम्प में, htdocs के फोल्डर में, तो ये अब चल रही है। अब ये डायरेक्ट क्यों चली है, इसने मुझे पहले फोल्डर क्यों नहीं दिखाया ताकि मैं अपनी मर्जी से क्लिक कर सकती, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फाइल रख दिया, तो डायरेक्ट फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मैं इसको किसी फोल्डर में रखूंगी, मैंने एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, मैं आके एक न्यू फोल्डर
क्रिएट कर लेती हूँ, फोल्डर का नाम रख लेती हूँ ABC अभी फॉर एग्जांपल, और इस फाइल को कट करती हूँ और इसको ABC में रख देती हूँ। तो अब ये फ़ोल्डर में पड़ी हुई है एबीसी के। अब आपकी डायरेक्ट फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि लोकल होस्ट पे सारे फ़ोल्डर्स नज़र आएँगे। अब मैं जैसे ही एबीसी पे क्लिक करूँगी, इसमें वो फाइल पड़ी और ये खुल जाएगी, राइट? तो अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये चीज़ चली है। और ये सारा करने का यहाँ पे मकसद क्या था? मकसद जस्ट आपको ये समझाना था कि देखें, मुझे यहाँ पे इस सर्वर को करने की ज़रूरत पड़ी है इंस्टॉल, और ये ज़ैम सर्वर है, ठीक है? ये जब तक मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगी, इवन मैंने अब उसको पोर्ट्स को स्टॉप कर दिया, अब अगर आके इसको मैं रीलोड करूँ, सॉरी लोकल होस्ट को, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा। वो कहेगा कि नथिंग, साइट कैन नॉट रीच। क्यों? क्योंकि मैंने जैम को जो है ना, वो जो स्टार्ट पोर्ट्स थी उनको स्टॉप कर दिया, ठीक है? तो जैम स्टॉप हो गया, तो अब ये नहीं चल रहा। तो द थिंग इज कि मेरे पास सर्वर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तब जाके मैं क्या काम कर सकती हूँ, मैं सर्वर साइड लैंग्वेजेस जो है उनको ऊपर काम कर सकती हूँ, उनको एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे बात यह है कि ये इंडेक्स की फाइल इसलिए नहीं चल रही, ठीक है? जबकि HTML मैंने आपको बताया कि क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, यही वजह होती है कि डायरेक्ट क्रोम के ऊपर ओपन हो जाती है। अब अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है और आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज भी है। समझ आ गया? क्लाइंट साइड लैंग्वेज कैसे है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज ऐसी है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आके स्क्रिप्ट लिखूँ, स्क्रिप्ट का टैग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के लिए हमेशा हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट के टैग में लिखते हैं, और जब आपका HTML का कोड खत्म हो जाता है उसके बाद हम आके लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले स्क्रिप्ट का टैग दिया, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं आके सिंपल एक अलर्ट दे देती हूँ। अलर्ट क्या है? बिल्ड इन फंक्शन है। बिल्ड इन फंक्शन क्या काम करता है अलर्ट का? ये एक अलर्ट मैसेज जनरेट करवाता है टॉप पे। मैं कह देती हूँ दिस इज एन अलर्ट मैसेज। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चीज दे दी। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और ये अलर्ट मैसेज है, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ये मेरा क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्रोम पे खुल सकता है। मैं HTML की फाइल को ओपन करूंगी और इधर ही मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिख दिया है, तो मैं यहाँ पे आके जैसे इसको रीलोड करूंगी, ये देखें दिस इज एन अलर्ट मैसेज, नजर आ रहा है? तो ये जावास्क्रिप्ट मेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। इट मीन्स कि ये मेरी क्या है? क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, ठीक है? अब अगर मैं आऊं और मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं एक अलग से एक्सटर्नल फाइल बनाती हूँ जावास्क्रिप्ट की, मैं आती हूँ और मैं आके कहती हूँ स्क्रिप्ट में सोर्स दे देती हूँ। सोर्स के एट्रीब्यूट में हम यहाँ के एक इंडेक्स डॉट जेएस के एक्सटेंशन से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, ठीक है? पीछे लिखा हुआ भी जेएस है, जेएस एक्सटेंशन आ गई। यहाँ आके मैं वो अलर्ट दे देती हूँ, ठीक है? जिसमें मैं लिख देती हूँ दिस इज एन अलर्ट मैसेज। सेम चीज, ठीक है? सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ के लिंक करा देती हूँ। तो मैं डॉट स्लैश करूंगी, ये आ गई फाइल, फाइल लिंक होगी। अब यहाँ मैं आ जाती हूँ और मैं आके इसको कर देती हूँ रीलोड, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसको यूज कर रही हूँ, ये आपके पास काम कर रही है अभी भी, ये देखें, ठीक है? जावास्क्रिप्ट सक्सेसफुली काम करी है, लेकिन मैंने पेज कौन सा ओपन किया हुआ है? मैंने पेज ओपन किया हुआ है इंडेक्स डॉट HTML का, तो वो फाइल लिंक हुई हुई है, इस वजह से यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं इंडिविजुअली इसको इंडेक्स डॉट जेएस को ओपन करूं, तो इंडेक्स डॉट जेएस इंडिविजुअली क्रोम के ऊपर नहीं ओपन हो सकता। मतलब मैं यहाँ और मैं आके कह दूं डॉट जेएस, ये देखें, नजर आ रहा है? तो मतलब ये सर्वर साइड लैंग्वेज भी है और क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी है। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो आपकी क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी होती है, आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज भी होती है। इसके लिए आपका सर्वर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको जो सर्वर जैसे नोड जेएस हो गया, डिफरेंट सर्वर्स आप इनके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट इस तरीके से आपकी काम करती है। अब हम इसको जो यूज करेंगे एज अ क्लाइंट साइड, हम यूज करेंगे HTML के साथ इंगेज करके। तो मैं इसको यूं भी यूज कर सकती हूँ जैसे मैंने अभी यूज किया था, कि मैं आके स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आके सारा कोड लिख दूं, और बेटर ये है जिस तरह मैं काम करती हूँ, मैं वैसे यूजुअली एक्सटर्नल फाइल ही बनाती हूँ, जैसे मैंने अभी बनाई है, ठीक है? मैंने एक अलग से जेएस की फाइल बनाई है, उसको लिंक किया, यहाँ आके मैं सारा कोड करूंगी अभी, ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि अगर आपने, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है? अगर आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई चीज लिखनी है, ठीक है? डॉक्यूमेंट पे कुछ भी लिखवाना है थ्रू लाइक जावास्क्रिप्ट, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो। डॉक्यूमेंट आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, आप डॉट राइट लिखोगे। इसके अंदर आप जो भी चीज आगे लिखोगे वो आपकी टाइप हो जाएगी, वो आपकी लिखने हो जाएगी, ठीक है? हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट। हम्म। हम्म।
नहीं, हमने लिंक करवाया है यहाँ पे। ये देखिए, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर हमने क्या एट्रीब्यूट दिया, सोर्स का एट्रीब्यूट दिया है। अगर मैं ये नहीं दूंगी, मैं सोर्स में आके एड्रेस नहीं दूंगी, तो ये कैसे लिंक होगी? ये यहाँ पे लिंक हुई हुई है फाइल, तब ये खुल रही है। जी, ये हम जावास्क्रिप्ट हमेशा हम बॉडी में लिखते हैं, जब एचटीएमएल के टैग्स खत्म हो जाते हैं वहां पे, उसके बाद हम लिखते हैं। क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट की होती है एक्चुअली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होती है कोड की। मतलब पहले एक लाइन वो रीड करेगा, फिर नंबर 2 लाइन पे आएगा, फिर नंबर 3 पे आएगा। तो जब तक आप ऊपर वाले कोड को, एचटीएमएल को नहीं रीड करवाओगे, तो जावास्क्रिप्ट उस पर कैसे अप्लाई होगी? क्योंकि एचटीएमएल के ऊपर ही आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये आपके एंड में अप्लाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने आके इसको लिंक करवा दिया। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर आप, मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख सकते हो। इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, जो कि हम जो है कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती है। ठीक है। हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। एक मिनट। प्रिमिटिव, ठीक है, एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। हमारे पास दो किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, एक होती है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमारे पास कौन सी होती हैं? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आ जाते हैं हमारे पास ये। सबसे पहले आती है नंबर की डाटा टाइप। ठीक है। नंबर के बाद आती है स्ट्रिंग की डाटा टाइप। ठीक है। स्ट्रिंग के बाद अनडिफाइंड डाटा टाइप आती है। ठीक है। बुलियन डाटा टाइप आती है, नल डाटा टाइप आती है, और बिग इंटीजर डाटा टाइप आती है, सैम्बल की आती है। ठीक है हमारे पास। उसके बाद मैं बताती हूँ ये भी ना, या मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं और हम आके एक नंबर की डाटा टाइप को, नंबर से पहले मैं ना आपको स्ट्रिंग का बता देती हूँ। स्ट्रिंग डाटा टाइप क्या होती है? हमारे पास जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में हम पढ़ते होते थे कि अगर हमने किसी नंबर को स्टोर करवाना है, फॉर एग्जांपल नंबर है 12, तो मैं इसको स्टोर करवाऊंगी, ये एक इंटीजर वैल्यू है, मैं इसको यहाँ पे आके लिखूंगी इंट। इंट क्या है? वो बता रहा है कि सी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है। और डाटा टाइप के बाद हम लिखते होते हैं, मतलब कि एक्चुअली हम इस तरह लिखते होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल क्या चीज होती है? वेरिएबल आप ये कह सकते हो एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, जिसके अंदर हम डाटा को क्या करवाते हैं? स्टोर करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हो कि जैसे आपका एक ग्लास है, ग्लास आपका कंटेनर है, ग्लास आपका वेरिएबल है। उसके अंदर आप वाटर को स्टोर करवा सकते हो, उसके अंदर आप पेन्स वगैरह को स्टोर करवा सकते हो। सिमिलरली आपके पास अगर एक ये कह लें कि आपके पास किचन में, ठीक है, आपके पास जिस किस्म का डाटा होता है उसी तरह की आपकी डाटा टाइप होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने, मैं नॉर्मल एग्जांपल में बात करूं, अगर आप अपने घर में देखें कि आपके पास चीनी का जो बॉक्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। सिमिलरली जो टी बॉक्स होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो राइस के लिए जो आपने स्टोर करने होते हैं, जिधर वो बॉक्स या वो कंटेनर अलग होता है, तो डिफरेंट डब्बे होते हैं जिनके अंदर आप उनके मुताबिक चीजें डालते हो। नमक के लिए अलग बास्केट होगी, कोई बॉक्स होगा, ठीक है, कंटेनर होगा। तो जिस तरह के डाटा होते हैं, अब मैं ऑब्वियसली अगर आप ये कहेंगे मसाले हैं, मसाले में इतने बड़े डब्बे में जिसमें हम आटा डालते हैं नहीं डाल सकते, मसाला इतना सा होता है, उसके लिए उसी किस्म का बॉक्स डिजाइंड होता है जिसके अंदर हम वो मसाले डालते हैं। तो जिस तरह का बॉक्स होता है, कंटेनर उस किस्म का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जब हम वेरिएबल में एक्चुअली सिर्फ डाटा स्टोर हो रहा होता है, ठीक है, हम उसके अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन किस टाइप का डाटा स्टोर करना है वो बेस्ड ऑन कंटेनर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते होते हैं, अगर हमने किसी चीज को किसी चीज में स्टोर करना है तो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। और वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले हम देते होते हैं डाटा टाइप, इंडिकेट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम सबसे पहले देते हैं डाटा टाइप, कि डाटा किस टाइप का है। ठीक है। फिर आते हैं वेरिएबल का नाम। ठीक है। ऑफ कोर्स जिस टाइप का डाटा है, उस जो डाटा की टाइप है, ठीक है, उसी तरह का वो कंटेनर होगा, उस कंटेनर का कोई नाम होगा, उस बॉक्स का नाम होगा। ठीक है। और हम उसके अंदर आके जो भी डाटा स्टोर करवाना होता है वो यहाँ पे आके क्या करते हैं? स्टोर करवाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली वो डाटा आ रहा होता है जो आपने इस बीच में स्टोर करना होता है। तो मैं अगर आ जाऊँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने दी थी कि मेरे पास डाटा टाइप जो है ना
वो डाटा टाइप है कि शुगर की डाटा टाइप है, मुझे शुगर को डालना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या होता है, आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। मैं कह देती हूँ एस के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है, उसका नाम रख दिया उस कंटेनर का, इज इक्वल टू, अब इस शुगर के अंदर आप आके यहाँ पे जो भी डालो, शुगर डालनी है इस बॉक्स में, यहाँ पे आपकी स्टोर होगी शुगर, ठीक है, वो शुगर डल जाएगी। यहाँ पे हम आते हैं डाटा टाइप में क्या होता है, सबसे पहले डाटा की टाइप होती है, डाटा किस टाइप का। अगर मैं आके मैं फॉर एग्जांपल मैं 12 को स्टोर कराना चाहती हूँ, अब 12 एक नंबर है और नंबर की डाटा टाइप होती है इंटीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो मैं सबसे पहले आके लिखूंगी डाटा की टाइप, डाटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर के बाद आपके पास आता है कि वेरिएबल का नाम, अब फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके दे देती हूँ NUM, इसका वेरिएबल का नाम लिख देती हूँ, कुछ भी हम लिख सकते हैं, मैं खाली A लिख सकती हूँ, B लिख सकती हूँ, वट एवर, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। हम क्या देते हैं, सबसे पहले डाटा की टाइप देते हैं, देन हम वेरिएबल का नाम देते हैं, इज इक्वल टू, अब इसके अंदर वो डाटा स्टोर होगा, मतलब डाटा क्या स्टोर होना है, 12। तो मैंने सबसे पहले क्या दिया, मैंने दिया डाटा की टाइप कि ये 12 जो है ये एक्चुअली इंटीजर डाटा टाइप का था, तो मैंने दे दिया इंटीजर है। वेरिएबल का नाम मैंने अपनी मर्जी से दे दिया और बीच में वैल्यू स्टोर करवा दी। अब सिमिलरली अगर मुझे आके यहाँ पे लिखना है, एक प्रॉपर पूरा सेंटेंस लिखना है, जिसमें मैं कह देती हूँ कि माई नेम इज अलिशबा, ठीक है, और ये मैं कह देती हूँ, ये प्रॉपर इसको हम बोलते हैं, इसका नाम जो होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। जो पूरा सेंटेंस होता है या आपके पास पूरी लाइन होती है, पैराग्राफ होता है, ये आपकी स्ट्रिंग में आती है डाटा टाइप में। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नाम लिख देती हूँ, मैं str1 लिख लेती हूँ, जो भी आपने नेम देना है वेरिएबल का। अच्छा, वेरिएबल के नाम में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वेरिएबल नेम के कभी भी स्टार्ट में आप कोई नंबर नहीं दे सकते, लाइक 1, कभी भी स्टार्ट में कोई इस तरीके से डैश वगैरह नहीं दे सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ नहीं होती, हाइफन अलाउ होता है इस तरह से, ठीक है, ये आप दे सकते हो, ये अलाउ होता है। तो ये चीजें जो है ना डेटा टाइप्स की, वेरिएबल नेम्स की, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता डॉलर वगैरह, जो कि आप बाद में बल्कि आप दे सकते हो, ठीक है, डॉलर वगैरह का कोई कैरेक्टर। तो ये चीजें आफ्टर दे दें आप, बेटर यही है, ठीक है। तो ये चीजें आप इनके वेरिएबल नेम्स जो है ना, ये आपने देखने होते हैं कि वेरिएबल नेम के लिए क्या रूल्स होते हैं, कि किस तरह के वेरिएबल नेम देने। तो वेरिएबल नेम आप अपनी मर्जी से बहरहाल दे सकते हो। वेरिएबल नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया, ये मेरी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। अब मैं आती हूँ, मैं आगे लिख देती हूँ CHER, ये मेरी करेक्टेड डाटा टाइप होती है। करेक्टेड डाटा टाइप के अंदर मैं इसका नाम रख देती हूँ CH1, लेट से मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, ठीक है, करेक्टर 1। इसके अंदर आके आप इन्वर्टेड कोमास के अंदर क्या दोगे, सिंगल कैरेक्टर दोगे, मतलब मैंने एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना है, ABC कुछ भी, तो वो आपकी कैरेक्टर डाटा टाइप होती है, राइट। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि मैंने यहाँ पे जब नंबर दिया है, आपके माइंड में आ रहा होगा, तो नंबर के अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमा तो नहीं दिए, मैंने जब स्ट्रिंग दी और मैंने जब कैरेक्टर दिए, इसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कोमा दिए। तो जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखोगे, स्ट्रिंग या कैरेक्टर डाटा टाइप जब भी आप लिखोगे, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही आएगी, विदाउट इन्वर्टेड कोमा नहीं आएगी। अब यहाँ पे आपने देखा, इसी तरह मैं आ जाती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। तो लॉन्ग इंटीजर में आप जो है ना लंबे वैल्यूज, जो पॉइंट के बाद आप लंबा सा इंटीजर वैल्यू जो है वो दे सकते हो, दिस इज योर लॉन्ग इंटीजर, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट होता है, फ्लोट आपके पास जो है ना, फ्लोट जो डाटा टाइप होती है वो किस तरह होती है, वो पॉइंट्स में होती है, 12.456 इस तरह, ये आपकी फ्लोटिंग डाटा टाइप होती है। ये देखें, अगर मैं आके आपको दिखाऊं कि अनडिफाइंड है, बुलियन है, नल है, ये देखिए बिग इंटीजर है, ये आपके पास बड़ी सी इंटीजर की एक वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं बिग इंटीजर या बिग इंट, समझ आइए। ये लॉन्ग इंट नजर आ रहा है, ये हमारे पास आती है। फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट होता है, यहाँ सॉरी पॉइंट नहीं आता, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। फ्लोटिंग क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होती है, यानी कि डिवाइड करके जो पॉइंट्स में आती है वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं। अब ये सारी की सारी मैथ्स आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया। यू शुड नो कि आप किस तरह की जो डाटा टाइप है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो आप मेंशन करेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है उसमें आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि जहां पे आप स्ट्रिंग या कैरेक्टर डाटा टाइप दोगे, वहां पे आपको उनको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, दैट्स ऑल। यहाँ पे आप सिंपल यूज करते हो फॉर वेरिएबल VAR, दैट इज, आप वेरिएबल यूज करोगे या लेट यूज करोगे या कांस्टेंट यूज करोगे। वेरिएबल, लेट और कांस्टेंट तीनों में डिफरेंस क्या होता है। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है। ग्लोबल का मतलब है पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पे भी जहां पे वेरिएबल दोगे उसको यूज कर सकते हो।
जो लेट होता है, लेट का स्कोप जो होता है वो लोकल होता है, मतलब जहां पे आपने लेट दिया है ये उसी डोमेन तक, उसी एरिया तक काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। और कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट का नहीं, देखें मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपके पास होगा वेरिएबल एंड लेट डिफरेंट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एंड एक्सेस्ड ग्लोबली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो वेरिएबल होता है वो आपका ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये जो है, देखें, ये आपका पूरे प्रोग्राम में जहां तक भी आपने लिखा है वहां तक ये काम करेगा, ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड यूजिंग वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड विद इन द सेम स्कोप। मतलब आपने जो है ना, जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो ये दोबारा अपडेट हो जाएगा उसी स्कोप के अंदर जब आप नया वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, ठीक है। लेकिन जो लेट है, लेट का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। ये देखें, लेट कैन बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली बट इट्स एक्सेस इज लिमिटेड टू द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। बेसिकली इसका पर्पस यही है कि ये लोकल स्कोप होता है, ठीक है। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद लेट कैन बी अपडेटेड, ये हम अपडेट कर सकते हैं, बट नॉट री डिक्लेयर्ड विद इन द सेम स्कोप। आप उसी स्कोप के अंदर दोबारा उस, अगर आपने एक दफा लेट को दे दिया तो आप दोबारा लेट को नहीं दे सकते हो, सेम नाम के वेरिएबल को दोबारा नहीं बना सकते हो, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, लेट रियल लाइफ एग्जाम्पल कोड, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये देखें, लेट इज ब्लॉक स्कोप्ड, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ये रहा आपके पास वेरिएबल का और लेट का डिफरेंस। लेट इज ब्लॉक स्कोप, ये नीचे लेट की एग्जांपल है, ऊपर वेरिएबल की डिफरेंस, ठीक है। यहाँ एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, हमने वेरिएबल के नाम का बनाया है, ठीक है। वेरिएबल के अंदर हमने, फंक्शन के अंदर हमने दे दिया a इज इक्वल टू हेलो। कंसोल में हम आके a को प्रिंट कर देंगे, जाहिर सी बात है a हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब ये जो a है, ये मैंने इस फंक्शन के अंदर दिया है, वो कह रहा है कि प्रोग्राम टू प्रिंट टेक्स्ट वेरिएबल ए कैन नॉट बी यूज्ड हियर। देखो, फंक्शन के बाहर वो कह रहा है कि वेरिएबल ए जो है वो यूज नहीं हो सकता, ठीक है। फंक्शन के बाहर वो कह रहा है कि वेरिएबल ए यूज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने इसको डिक्लेयर यहाँ किया है तो ये यहीं पे, देखिए इस फंक्शन के अंदर आपने इसको डिक्लेयर किया तो ये यहीं पे रहेगा, दैट्स इट। आपको भी पता है कि जब आपने फंक्शन के अंदर, जहां पे करली ब्रैकेट ओपन है, जहां पे करली ब्रैकेट बंद है, इनके दरमियान में आपने वेरिएबल असाइन किया, तो इसके दरमियान में मैं जहां मर्जी यूज करूं, क्योंकि असाइन यहाँ किया है, लेकिन इसके बाहर में यूज नहीं कर सकती से को, मैं इस फंक्शन को जरूर यूज कर सकती हूँ। अब अगर मैं नीचे आ जाऊं, अब ये देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे इसने ए को डिफाइन किया है, ठीक है, वो कह रहा है वेरिएबल ए कैन नॉट बी यूज है, वेरिएबल ए को आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल बी कैन नॉट बी यूज हेयर, ठीक है, बी को भी आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बी ए के अंदर क्योंकि असाइन हो गया, समझ आ गया, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल बी कैन नॉट बी यूज है, हम इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ए कैन नॉट बी यूज है, यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने लेट दिया है ए इज इक्वल टू हेलो, ठीक है। हमने कहा अगर ए हेलो के इक्वल है तो बी को क्या कर दो, वर्ड कर दो, दोनों के दरम्यान सम करवा दिया, वो यूज हो गया। यहाँ पे अब देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है बी इज नॉट डिफाइंड। क्यों कह रहा है बी इज नॉट डिफाइंड? क्योंकि हमने ए के अंदर जो है वो बी को डिफाइन किया है, समझ आ गई है। यहाँ पे तो वो ए और बी को ऐड कर देगा, हेलो भी दे देगा, वर्ल्ड भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे बी लेट जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है इस इफ स्टेटमेंट में। इसके बाहर अगर हम आ जाते हैं और मैं कहती हूँ कि ए प्लस बी करो, तो वो ए को तो यूज करेगा क्योंकि ए बाहर इस इफ के बाहर है, लेकिन बी को वो कह रहा है, बी उसको नहीं मिल रहा क्योंकि बी इस इफ ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है और मैं इफ के बाहर आके इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ, समझ आ रही है। तो वो कह रहा है कि बी इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इन द above प्रोग्राम द वेरिएबल इज ए इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन। ए को हमने फंक्शन के अंदर यूज किया है एंड इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इनसाइड द फंक्शन। तो ये इसका स्कोप क्या बन गया, फंक्शन स्कोप बन गया, ठीक हो गया। कि वो कह रहा है कि ए को हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, इफ के अंदर नहीं, फंक्शन के अंदर, ए फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है,
तो जब ये फंक्शन के अंदर डिफाइन हुआ है, तो ये वो कह रहा है कहीं पे भी यूज हो सकता है, मतलब इसके बाहर भी यूज हो रहा है ए। लेकिन क्योंकि बी जो है वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो बी है वो इफ स्टेटमेंट ब्लॉक में है, तो बी जो है वो उसका ब्लॉक स्कोप हो गया, उसको हम जो है वो सिर्फ यहीं तक यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने लेट दिया है इसका स्कोप यहीं तक है, समझ आ रही है, और इसका स्कोप ग्लोबल है। तो ये जो ग्लोबल स्कोप होता है दिस वन, ये होता है वेरिएबल का, और ये जो लोकल स्कोप होता है ये हमारा क्या होता है, लेट का। जो जहां पे डिक्लेयर किया है वहीं पे यूज होगा, उसके अलावा नहीं होगा। समझ आ गई है? जी शुमार। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे और कांस्टेंट क्या चीज होती है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैंने एक जगह पे कांस्टेंट में आके लिख दिया वन, और मैं फिर आगे कह देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ, मैं कह देती हूँ कि कांस्टेंट, मैंने एक वेरिएबल बनाया है ए में आके मैं कह देती हूँ वन, ठीक है, और मैं लॉग करवा लेती हूँ वन। लॉग क्या होता है, जब आप कंसोल डॉट लॉग करते हो तो आपका लॉग पे मैसेज शो होता है। कंसोल डॉट लॉग किया तो मैं राइट क्लिक करूंगी, इंस्पेक्ट करूंगी, और कंसोल पे आऊंगी, चेक करूंगी, ये आ रहा है वन। ठीक हो गया, ये आ रहा है। अब मैं यहाँ आती हूँ और मैं आगे कह देती हूँ ए प्लस प्लस, ए के अंदर आके इंक्रीमेंट कर दो। ए प्लस प्लस का मतलब है ए के अंदर ये वन इंक्रीमेंट करेगा, वन प्लस वन टू होना चाहिए। लेकिन ये देखें कह रहे हैं टू नहीं हुआ, वो कह रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर वो कह रहा है कि आप जो है वो असाइनमेंट कर रहे हो जो कि चेंजेबल नहीं है। कांस्टेंट कभी भी जो है ना वो अपडेट नहीं होता। मैंने ए को वन दिया तो ये वन ही रहेगा, ये वन को अपडेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने वेरिएबल, जी ये यहाँ पे हो जाता एग्जैक्टली ये टू हो गया, नजर आ रहा है। तो क्योंकि कांस्टेंट जो है वो चेंजेबल नहीं होता, वेरिएबल का स्कोप होता है और लेट का ही होता है। अब हम डाटा टाइप्स को देख रहे थे, डाटा टाइप्स में हम आ जाते हैं। हम बात करते हैं प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, हम आगे नंबर की डाटा टाइप। नंबर की डाटा टाइप हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होती है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया है, मुझे दो नंबर्स को सम करना है, मैंने दे दिया नंबर वन, मैं आके इसमें 10 स्टोर कर देती हूँ। मैं एक और वेरिएबल बनाती हूँ, मैं लिख देती हूँ नंबर टू, ठीक है, और उसमें मैं आगे स्टोर करवा देती हूँ 20। मैं लॉग में करवा देती हूँ नंबर वन प्लस नंबर टू। ठीक हो गया। तो नंबर वन प्लस नंबर टू क्या होगा, मैं यहाँ पे आती हूँ, ये हो जाएंगे 30। आ गया 30, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं कह देती हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप बना दी होती, मैं आके इन्वर्टेड कोमा लगा देती, तो अब ये दोनों आपस में सम ना होते बल्कि 1020 आ जाता। ये देखिए 1020, ये चीज होती है कि जो नंबर की स्ट्रिंग होता है, हाँ, ये मेन डिफरेंस है। जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है, जो चीज मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखी है वो उसी तरह प्रिंट होगी, बिल्कुल ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो ऑपरेशंस के लिए यूज होते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दूंगी एज इट इज प्रिंट नहीं करना मैंने, मैं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन करना चाहती हूँ, तो बेसिकली ये हमारा जो है ना, इसको कभी भी नंबर को कभी भी इन्वर्टेड कोमा में नहीं देते, इसी वजह से, ठीक है। स्ट्रिंग मैंने अभी बता दिया, ये देखें ये इन्वर्टेड कोमा में यूज होती है, मैंने अभी बताया। ये देखें इन्वर्टेड कोमा में मैंने कहा हेलो ऑल, तो ये हेलो ऑल के अंदर ही होगी। आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी दे सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा भी, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये इस तरह काम करती है। अनडिफाइंड क्या काम करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अनडिफाइंड जो डाटा टाइप होती है, मैं लॉग पे कह देती हूँ जिस भी आप वेरिएबल को, मैं इसको आगे अनडिफाइंड दे देती हूँ। अनडिफाइंड एक डाटा टाइप है, मतलब आपने डिफाइन ही नहीं किया कुछ भी, ठीक है। आप नंबर टू में कहोगे अनडिफाइंड हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अनडिफाइंड आ गया। जब यूजर ने कोई वैल्यू नहीं दी, हम कोई ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर यूजर वैल्यू ना दे, तो हम वहां लिखेंगे कि अगर वो वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब उसने डिफाइन ही नहीं की, ठीक है। तो ये वहां पे यूज होती है कंडीशंस में हमारी अक्सर। तो अनडिफाइंड आपके पास डाटा टाइप होती है, ठीक है। अनडिफाइंड डाटा टाइप के बाद हमारे पास आती है बुलियन डाटा टाइप। बुलियन हमारे पास ट्रू या फॉल्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ कि नंबर वन में डाटा टाइप हमारी ट्रू है, तो मैंने यहाँ आके कह दिया ट्रू। ये भी हमारे पास यूज होती है कंडीशंस में, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया ट्रू। बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है, ट्रू की जगह हम फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है।
फॉल्स आ गई डाटा टाइप, ये आ गई फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स डाटा टाइप हमारे पास जो होती है ना, ये बूलियन डाटा टाइप्स होती हैं। देन हमारे पास आ जाता है नल डाटा टाइप। नल डाटा टाइप का वैल्यू है कि यूजर ने खुद नल डिफाइन किया है, ठीक है। मैं यहाँ आती हूँ, मैं आके कोड ले लेती हूँ नंबर 3, उसमें मैं आके कह देती हूँ नल है इसकी डाटा टाइप, ठीक है। तो नल वैल्यू इसने यूजर ने क्या किया है, नल वैल्यू दी है, खुद उसने वैल्यू असाइन की है, ये डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है लेकिन वो नल है, ये आ गई नल, ठीक है। तो नल आपके पास डाटा टाइप आ जाती है इसमें। देन हमारे पास आती है बिग इंटीजर, वो मैं भी बता चुकी हूँ। ये देखें बिग इंटीजर, उसने एक वेरिएबल लिया, उसको लॉक करवा दिया बिग इंटीजर के नाम से, इसकी आउटपुट ये आएगी। सैम्बल में क्या होता है आपके पास, हम टाइप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस टाइप की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आ गए और ठीक है, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल के अंदर हम आके दे देते हैं कि भाई इसका सैम्बल दे दो, ठीक है। हमने सैम्बल के अंदर एक स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है। हम फिर अब इसी जो SYMS की टाइप देख रहे हैं, या हम यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते थे कि टाइप ऑफ, हम ये भी कर सकते थे टाइप ऑफ दिस, ठीक हो गया, कि इस सैम्बल की जो टाइप है वो बता दो। अब SYM में क्या आएगा, इसकी टाइप है सैम्बल, ये देख, समझ आ गई। तो ये ऐसे ही है, इतना कोई यूज़ नहीं होता। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप में हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हम देखेंगे डिटेल में। इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें एरेज होती हैं, ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एरेज और ऑब्जेक्ट्स का। ये आपके पास प्रिमिटिव डाटा, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या होती हैं, ठीक है। अभी हम इनके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डाटा टाइप्स होती हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन चीज के ऊपर। देखें, अभी हमने जो भी पढ़ा, अगर मैं आके कहती हूँ कि डॉक्यूमेंट के ऊपर मुझे कुछ लिखवाना है, ठीक है, मैं आके कह देती हूँ कि यहाँ पे लिख दो कि माय नेम इज अलिशा, डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगा ये माय नेम इज अलिशा। मैं आगे कह देती हूँ कि डॉक्यूमेंट के अंदर आके लिखवा दो 10, कोई नंबर, ये आ गया 10। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है वो आपके पास डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी लिखवाने के लिए होता है यूज, समझ आ गई है। जो लॉग होता है, लॉग जो है वो वैल्यू को लॉग करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि सेम चीज माय नेम इज रिश्पा, तो ये लॉग के ऊपर आपको शो होगा, ये ठीक है। सिमिलरली मैं लॉग में आके लिखवा दूं 10, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, ये लाइक दिस। तो डिफरेंस क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या है और कंसोल पे क्या है, हम कहाँ पे वैल्यूज को चेक करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं इसको, इस हेडिंग को एक आईडी दे देती हूँ, आईडी में दे देती हूँ हेड के नाम से, ठीक है। अब मुझे अगर इस डॉक्यूमेंट में इस आईडी को पिक करना है, आईडी का नाम है हेड, तो मैं यहाँ आके लिखूंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी, ठीक है, हेड के नाम से बना लेती हूँ। मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर आपने एलिमेंट को पिक करना है विद द हेल्प ऑफ आईडी, तो आप सॉरी आप ये दे दोगे, उसका नाम मैंने क्या लिखा है, हेड, ठीक है। अब अगर मुझे इसको चेक करना है कि हेड जो है वो मेरे पास आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं क्या काम करती हूँ, मैं यहाँ पे आके सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे लिखवा देती हूँ इस हेड को। अब डॉक्यूमेंट के ऊपर मेरे पास वो हेड लिखा होना आना चाहिए। मैं आके इसको रीलोड करती हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे लिखने नहीं हुआ, बल्कि आपके पास आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में आपको शो हो रहा है, लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट HTML हेडिंग एलिमेंट, क्योंकि ये पूरी की पूरी मेरी हेडिंग के टैग को, इस पूरे टैग को गेट कर रहा है। और टैग कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर लिखने नहीं हुआ, टैग हमेशा एग्जीक्यूट होके आता है, समझ आ रही है। तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यही वजह है कि वो डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखवा नहीं रहा। लेकिन ये चीज अगर मैं आके लॉग में देती हूँ हेड, तो लॉग के अंदर ये चीज आपको शो होगी, ये देखिए, नजर आ रहा है। ऊपर ये चीज नहीं हुई है शो, लेकिन लॉग में शो हुई है, क्योंकि वो लॉग में टैग को शो कर सकता है, बॉडी में टैग को शो नहीं कर सकता, बल्कि एग्जीक्यूट कर सकता है। तो मैंने अगर इसमें कुछ लिखवाना है, तो
तो मैं ये हेडिंग लिखवा सकती हूँ, मतलब अंदर का टेक्स्ट लिखवा सकती हूँ, और इस टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर HTML या इनर टेक्स्ट। तो मैं यहाँ आके अगर इसके साथ लिख दूं डॉट इनर HTML, अब ये इसका इनर HTML पिक करेगा और बॉडी में शो कर देगा। ये देखें, बॉडी में भी शो किया, कंसोल में भी शो किया। समझ आ गई? तो जब हमें टैग्स गेट हुए हैं या नहीं हुए और इस तरह का कुछ डाटा देखना होता है, तो यूजुअली हम कंसोल पे ही वो दिखाते हैं। यही वजह है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मेजॉरिटी चीज जो होती है वो हम कंसोल के ऊपर ही शो करवा रहे होते हैं। समझ आ गई? अब मैं आती हूँ और मैं आके आपको बताती हूँ कि देर आर डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, जिनके थ्रू हम एक टैग को पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, मुझे अगर इसको पिक करना है तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। मैं यहाँ पे आके आईडी भी दे देती हूँ, मैं इसको क्लास भी दे देती हूँ। क्लास में दे देती हूँ माई हेड। अब आईडी है जो है वो हेड के नाम से, क्लास है माई हेड के नाम से, और टैग का अपना नेम भी है। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस। मैं आके वेरिएबल बना लेती हूँ ए के नाम से। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ के आईडी दे देती हूँ, आईडी का नाम है हेड, ठीक है, मैंने ये दे दिया। मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैं उसमें कह देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास का नाम क्या है, क्लास का नाम भी मेरे पास है हेड, माई हेड, यही था ना, माई हेड, ये क्या था, माई हेड, ठीक है, मैंने ये दे दिया। मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ सी, ये देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू गेट दिस एलिमेंट, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग का नाम क्या है, टैग का नेम है h1, ठीक है, मैंने ये दे दिया। टैग के थ्रू भी गेट कर सकते हैं। फिर मैं आती हूँ, मैं इसको क्या देती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। मैं क्यूरी सिलेक्टर भी दे सकती हूँ यहाँ पे, वो क्या होता है मैं बताऊंगी। और मैं यहाँ पे आके कह सकती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एल, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, मैं ये भी दे सकती हूँ। अब मैं लॉग करवाती हूँ वन बाय वन। सबसे पहले मैं ए को कंसोल करवाती हूँ। अब ए के अंदर क्या मेंशन है, ए के अंदर मैंने आके कहा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी मैंने दी हुई है हेड। अब मैं यहाँ आके इसको रीलोड करूंगी तो ये मेरे पास फेल टू, ओके वेट 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 वेट, यहाँ पे आके क्योंकि हमने क्यूरी सिलेक्टर नहीं, क्यूरी सिलेक्टर जो है ना वो क्लास के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, क्लास का नाम दे देती हूँ, क्लास का नाम है माई हेड, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी इसीलिए यूज होता है। जो क्यूरी सिलेक्टर होता है इनमें डिफरेंस ही होता है क्यूरी सिलेक्टर में और क्यूरी सिलेक्टर ऑल में, कि हम इनके साथ जब क्लास का नाम देते हैं साथ डॉट लाजमी मेंशन करते हैं, तो यहाँ पे डॉट भी आएगा। समझ आ गई? इन दोनों के साथ क्यूरी सिलेक्टर के केसेस में डॉट भी आता है। खैर मैं लॉक करवाती हूँ एक को, ये आ गया मेरे पास, हेडिंग आ गई मेरी, ठीक है। अब आपने देखा है कि ये हेडिंग आपके पास आ रही है, उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हेडिंग आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होता है। सेम नेम की मल्टीपल आईडीज नहीं हो सकती, इसलिए मुझे शो गया। अगर मैं यहाँ आती हूँ और मैं आके लिख देती हूँ बी, बी को कंसोल करवाऊँ। अब बी के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट को गेट किया विद द हेल्प ऑफ क्लास। तो क्लास के केसेस में मैं जब आती हूँ, मैं आके रीलोड करती हूँ, ये देखें मेरे पास क्लास नहीं आई है बल्कि HTML कलेक्शन आ गया है। जब मैं इसको खोलूंगी इसके अंदर इंडेक्स आ गया, ये 0, और उसको मैं खोलूंगी ये कुछ और ही आ रहा है, ठीक है। ये क्या वजह है, ये वजह ये है कि मैंने यहाँ पे इसको गेट किया हुआ विद द हेल्प ऑफ क्लास। और यहाँ पे क्लास जो है ना, क्लासेस सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। अब बेशक यहाँ पे मैंने ये इस तरह की क्लास कहीं और पे नहीं दी हुई, लेकिन रूल ये कहता है कि जो क्लासेस होती हैं वो सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द रूल मैं यहाँ पे लाजमी इसका इंडेक्स नंबर मेंशन करूंगी। समझ आ गई? अब अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होती सेम नेम की, तो वहां पे जो मेरे पास फर्स्ट क्लास होगी वो 0 इंडेक्स पे आएगी, जो इससे अगली क्लास होती है वो 1 इंडेक्स पे आएगी। जिस तरह रो बाय रो चीजें होती हैं, 0 1 2 3 नंबर मिलता रहता है उनको, इसी तरह इसको भी मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ये एक ही है और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ आके इसका इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करूंगी विच इज 0। मैं आके कहूंगी ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है, तब जाके ये चीज जो है वो मेरी, ये देखिए अब आ गई है। समझ आ रही है? तो अब अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होती, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होता और मैं पैराग्राफ को सेम चीज देती, कॉपी करती हूँ और मैं आके सेम चीज इसको दे देती हूँ, और मैं यहाँ पे लॉरेम इप्सम का एक बिल्ट इन पैराग्राफ ले लेती हूँ, ठीक है। मैं आके इसको रीलोड करती हूँ, ये आ गया पैराग्राफ। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे अगर मुझे इस पैराग्राफ को गेट करना है तो मैं क्या दूंगी यहाँ पे इंडेक्स नंबर। इसकी भी माई हेड क्लास है, इसकी भी माई हेड क्लास है, दोनों की है।
ये किस पे आएगा? जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि सबसे पहले पड़ा हुआ है। ये किस इंडेक्स के ऊपर आएगा? वन इंडेक्स पे। एंड सो ऑन, नीचे भी ये जो है ना वो इंडेक्सेस आगे चलते जाएंगे। तो आप बताएं कि मैं वहां पे अगर इस पैराग्राफ को लेना चाहती हूँ तो मैं यहाँ क्या मेंशन करूंगी? वन मेंशन करूंगी। उसकी रीजन क्या है? वन मैंने क्यों मेंशन किया है? क्योंकि पैराग्राफ है। माय हेड क्लास यहाँ पे भी है और माय हेड क्लास ये भी है। देखिए दो क्लासेस है ना। तो मैंने अगर ये पिक करना है तो ये जीरो नंबर पे है, मैं इसका इंडेक्स जीरो दूंगी। अगर मुझे ये पिक करना है, ये वन इंडेक्स पे है, तो मैं इसका इंडेक्स नंबर क्या दूंगी? वन दूंगी। समझ आ रही है? तो इन केस ऑफ लाइक मल्टीपल क्लासेस, ठीक है, या ये जो कॉन्सेप्ट रूल कहता है, तो मैं वहां पे इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करूंगी। अब टैग की बात आ गई है, मैं आके सी पे दे देती हूँ। मुझे बताया, मैंने सी को दे दिया। सी को आके रीलोड करती हूँ। सी के ऊपर फिर ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि ये क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और रूल क्या कहता है कि एक नाम के मल्टीपल टैग्स हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही जगह पे एच वन यूज करूंगी, मल्टीपल जगह पे एच वन यूज कर सकती हूँ। ऐसा ही है। तो वहां पे जब मैं मल्टीपल जगह के ऊपर एच वन यूज करूंगी तो जाहिर सी बात है इंडेक्सेस होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन करूंगी तो मुझे आउटपुट मिलेगी? जी शबी, क्या मेंशन करूंगी? आउटपुट तो फर्स्टली आप जो कमांड रन आपका उसको फर्स्ट जीरो वन और टू हाँ, तो अभी मुझे बताएं कि मैंने एच वन लिया है ना। टैग का नेम है एच वन। यहाँ पे एच वन कितनी दफा मेंशन है? एक दफा मेंशन तो यहाँ पे मैं क्या इंडेक्स दूंगी? वन वन कैसे? जीरो लिखेंगे। जीरो लिखेंगे क्योंकि इंडेक्स एक ही, और इंडेक्स शुरू कहाँ से होता है? जीरो से। वॉशरूम से हूँ। जी जी हाँ, ठीक है, ये अब आ गया आपके पास। ठीक है, देन हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर आता है। ठीक है, इन केस ऑफ क्यूरी सेलेक्टर अब हम क्या काम करेंगे? जब हम आके डी को प्रिंट करती हूँ मैं, ठीक है, तो क्यूरी सेलेक्टर मैंने आपको बोला कि ये भी क्लासेस को पिक करता है। तो मुझे बताएं कि क्या यहाँ पे इंडेक्स नंबर मेंशन करने की नीड है या नहीं है? नीड हो जब आपने उसको वेरिएबल डी के तौर पे दिया है एबीसी स्टार। हाँ हाँ, डी दिया। यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगी क्योंकि क्लासेस तो सेम नेम की मल्टीपल हो सकती है ना। जी नंबर तो कहीं आई गेस जीरो होगा। हाँ जीरो होगा, बट मैं रीलोड करती हूँ। यहाँ पे देखिए इंडेक्स नंबर मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक बोला है। यहाँ पे टेक्निकली मुझे नंबर देना चाहिए था, लेकिन क्यूरी सेलेक्टर बाय डिफॉल्ट आपका फर्स्ट इंडेक्स ही पिक करता है। समझ आ गया? तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्यूरी सिलेक्टर बाय डिफॉल्ट पहला इंडेक्स पिक करेगा। जस्ट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, अगेन यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगी क्योंकि ये क्या करेगा? आपकी सारी क्लासेस को पिक कर लेगा। मैं यहाँ आती हूँ। अगेन ये सारी क्लासेस को पता है कि भाई दो हैं सेम नेम की क्लासेस। एक ये जीरो पे पड़ी है, एक वन पे। जीरो पे हेडिंग पड़ी है, वन पे पैराग्राफ पड़ा है। आपने कौन सा इंडेक्स पिक करना है? तो यहाँ आके अगर आपने हेडिंग लेनी है विल गिव जीरो इंडेक्स, अगर आपने पैराग्राफ लेना है विल गिव वन इंडेक्स। ये आ गया। तो हमने ये देखा कि सिवाय आईडी के अलावा, जब आप आईडी से डाटा पिक करते हो क्योंकि आईडी आपकी यूनिक आइडेंटिफायर होता है, उसके अलावा सब केसेस में आप इंडेक्स नंबर लाजमी मेंशन करोगे जब भी आप एलिमेंट को पिक करोगे। और क्यूरी सेलेक्टर तो वो तो लेता ही बाय डिफॉल्ट पहली क्लास है ना। तो उसके अलावा सब केसेस में हम ये देंगे। अब अगर आपने कोई वार्निंग जनरेट करवानी हो कंसोल पे तो आप कंसोल डॉट वॉर्न दे दोगे। कंसोल डॉट वॉर्न में कंसोल में कोई भी वार्निंग यहाँ पे शो होगी, ये देखिए येलो में, लाइक दिस। समझ आ गया? अगर आपने सिमिलरली कोई एरर जनरेट करवाना है कंसोल पे तो कंसोल डॉट एरर आता है। यहाँ पे आप एरर मैसेज दे सकती हो कंसोल पे विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास कंसोल डॉट लॉग आप ऐसे भी देख चुके हो। आपके पास अलर्ट मैसेज होता है जो क्या करता है? अलर्ट वगैरह जनरेट करवाता है बाय डिफॉल्ट। वो भी हम देख चुके हैं। जैसे रीलोड करेंगे एक अलर्ट आ जाएगा ऐसे, हाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एंकर टैग दिया है,
एक अटैक, मैं यहाँ पे आके एक अटैक पे लिखती हूँ क्लिक हेयर। जैसे यूजर क्लिक करेगा, लेट्स से वो गूगल मैप पे चला जाए, ये लिंक मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ आके पेस्ट कर देती हूँ, सेव करती हूँ। ठीक है, अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि जैसे ही मैं इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करूंगी तब मैं जाऊंगी गूगल मैप के ऊपर, ऐसा ही है। अब ये काम विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट में ये कर सकती हूँ कि ऑटोमेटिक क्लिक भी हो सकता है। कैसे? सबसे पहले मैं इस एलिमेंट को पिक करूंगी, ये एक टैग है, मैं यहाँ आऊंगी, मैं चेक करूंगी। सबसे पहले तो मैं एक ही टैग को ले लूंगी, नहीं, चेक करने के लिए कि मेरा पिक हो भी रहा है कि नहीं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, मैंने आईडी क्लास नहीं दी, टैग का नेम है ए, एक ही टैग है, जीरो इंडेक्स, लॉग कराती हूँ ABC। इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं एक टैग आ रहा है, एक टैग आ रहा है, इसका मतलब है एक टैग सही तरीके से पिक हो रहा है। मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी जस्ट डॉट क्लिक, ठीक हो गया। क्लिक का जो मेथड है, जो क्लिक का फंक्शन है, वो ये क्या काम करेगा, मैं जैसे ही रीलोड करूंगी, आपने ये URL कॉपी कर लेना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको पेज को रीलोड करोगे, मैंने कहीं पे क्लिक नहीं किया, आप इसको ओके करोगे, ये खुद ही पेज पे चला जाएगा, ये देखिए। मैं फिर आती हूँ, मैं आके फिर ये देती हूँ अलर्ट को, ओके करेंगे, खुद ही रीडायरेक्ट हो रहा है, मैं क्लिक कर ही नहीं रही। समझ आ रही है? मैं वो चीज नहीं क्लिक करी, वो ऑटो क्लिक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लिक मेथड, और ये आपका बिल्ड इन फंक्शन है। अलर्ट हो गया, क्लिक हो गया, ये मेथड आपके क्या है, बिल्ड इन है पहले से। आज की क्लास में इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो देखेंगे ऑपरेटर्स वगैरह।